हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो हम करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कल, अब इससे आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2023, यानी कि जून 2023 में कोर्सेरा संस्थान द्वारा ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2023 को जारी किया गया। इसमें देखते हैं इस रिपोर्ट का जी ये कौन सा संस्करण है। ये 5वां संस्करण है। जीएसआर 2023 में 100 देशों को इसमें शामिल किया गया। जीएसआर 2023 में समग्र कौशल दक्षता के मामले में स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान पर है। हालांकि स्विट्जरलैंड ने 2022 में समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। वहीं नाइजीरिया ने अंतिम स्थान यानी कि 100वां स्थान प्राप्त किया है। रिपोर्ट के अनुसार समग्र कौशल दक्षता ओवरऑल स्किल परफॉर्मेंस के संदर्भ में भारत ने 68वां स्थान हासिल किया है 2022 में, और 2023 में ये 60वें स्थान पर आ गया है। एशिया प्रशांत यानी कि एपीएससी क्षेत्र में भारत 13वें स्थान पर है, और विश्व स्तर पर कोर्सेरा प्रशिक्षण प्रोग्राम से जुड़े शिक्षार्थियों की संख्या में संदर्भ में भारत 19 मिलियन प्रशिक्षुओं के साथ दूसरे स्थान पर है, यानी कि अमेरिका इसमें पहले स्थान पर। समग्र कौशल दक्षता के संदर्भ में भारतीय राज्यों में क्रम से यानी कि पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, पंजाब, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र ये अग्रणी राज्य हैं। इसी क्रम में अगर बिहार देखें तो बिहार 7वें नंबर पर और उत्तर प्रदेश 14वें नंबर पर। अगली रिपोर्ट है स्काई ट्रैक्स, जो वर्ल्ड एयरफोर्स अवार्ड है ये 2023। हाल ही में यूके में स्थित कंसल्टेंटी स्काईटेक्स द्वारा वर्ल्ड एयरपोर्ट रिपोर्ट 2023 की घोषणा की गई। सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट को वर्ष 2023 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया, यानी कि सबसे ज्यादा सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है। विगत वर्ष 2022 में इस हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे की सूची में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था, यानी कि ये पहले 2022 में जब जारी की गई थी तब इसका तीसरा स्थान था, जो 2022-23 में इसका स्थान पहले पे आ गया है। 2023 में सर्वाधिक स्वच्छ हवाई अड्डों की सूची में जो जापान का टोक्यो हनेडा हवाई अड्डा है, विगत वर्षों की बात इसी वर्ष भी वो शीर्ष पर ही रहा है, यानी कि कर्मचारी सेवा के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा जो 2023 का इचियोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रहा। चीन के सेंजोन बाओआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने विश्व में सबसे अधिक सुधार करने वाले हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है। इनके सबसे ज्यादा सुधार इम्प्रूवमेंट जिसने किया है वो चीन का सेंजन बाओआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अवार्ड की सूची में देखें तो 4 भारतीय हवाई अड्डों को 100 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि निम्नलिखित है। यानी कि 100 में 36वें स्थान पर हमारा नई दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। हैदराबाद का राजीव गांधी हवाई अड्डा है जो 65वें नंबर पे। बंगलुरु का केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो 69वें नंबर पे। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि 84वें नंबर पे है। भारतीय हवाई अड्डों को प्राप्त अन्य पुरस्कार जैसे कि इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है, बेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया, साउथ एशिया द क्लीनेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया साउथ, यानी कि सबसे बेस्ट एयरपोर्ट इंडिया में कौन सा है? इंदिरा गांधी। सबसे साफ सुथरा एयरपोर्ट कौन सा है? इंदिरा गांधी, ठीक है, साउथ में। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि हैदराबाद में स्थित है, ये वेस्ट रीजनल एयरपोर्ट है, यानी कि जो वेस्ट रीजनल एयरपोर्ट की सूची में साउथ एशिया बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया की सूची में भी राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। वैश्विक सूचकांक जैसे फोर्ब्स फोर्ब्स क्या होते हैं? विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाएं, जिसमें 5 दिसंबर 2023 को फोर्ब्स पत्रिका द्वारा विश्व की 100 सर्वाधिक महिलाओं की सूची जारी की गई। तो इस सूची का 20वां ये संस्करण है। इस वार्षिक सूची में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाएं शामिल हैं। इस सूची में यूएसए की जो टेलर स्विफ्ट है सबसे युवा यानी कि 33 ईयर्स की शक्तिशाली महिला है। वहीं यूएसए की जूडी फॉकनर सबसे उम्रदराज यानी कि 80 साल की शक्तिशाली महिला है। अच्छा, फोर्ब्स की सूची के अनुसार 5
सबसे पावरफुल जो महिला है उनके बारे में। तो उर्सुला वॉन डेर लेयन जो कि जर्मनी की है, यानी कि इसका जो पद है राजनीति एवं नीति। क्रिस्टीन लेगार्डे जो कि फ्रांस की है, ये राजनीति और नीति से संबंधित है। कमला हैरिस ये यूएसए की है, तीसरे नंबर पर राजनीति और नीति से संबंधित है। जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री है, राजनीति और नीति से संबंधित। टेलर स्विफ्ट यूएसए की है, मीडिया और मनोरंजन से संबंधित है। इस वर्ष की सूची में 4 भारतीय महिलाओं ने भी जगह बनाई है। जो भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस सूची में 32वें स्थान पर है। उन्होंने लगातार 5वीं बार इस सूची में जगह बनाई है। वे 2022 में 36वें स्थान पर थी, 21 में 37वें स्थान पर और 2020 में 41वें स्थान, वहीं 2019 में ये 34वें स्थान पर। उससे तो कहीं ना कहीं इन्होंने सुधार ही किया है। 2023 में 22वें नंबर पर आ गए, 22 में 36वें नंबर पे, यानी कि हर वर्ष इन्होंने इंक्रीजमेंट किया ही है। आइए HCL टेक की चेयरमैन पर्सन यानी कि रोशनी नाडर जो मल्होत्रा है वो भी है 60वें नंबर पे। सेल की अध्यक्ष सोमा मंडल है, वो 17 नंबर पे। बायोकॉन की जो संस्थापक है किरण मजूमदार वो भी 76 नंबर पे है। अगर 100 प्रेरक तथा प्रभावशाली महिलाएं देखें की सूची देखें बीबीसी के अनुसार, तो नवंबर 2023 में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और द्वारा विश्व की 100 प्रेरक प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की गई। इसमें ये सूची का 11वां संस्करण है। सूची में शामिल उल्लेखनीय नामों में जैसे यूएसए की पूर्व पीएम महिला मिशेल ओबामा और नोबेल पुरस्कार विजेता क्लाउडिया गोल्डन, फुटबॉलर एटाना बोनामार्टी, मानवाधिकार अधिवक्ता अमूल क्लूनी, अभिनेत्री अमेरिका की फेरेरा और दिया मिर्जा तथा नारीवादी नेता ग्लोरिया स्टीनम आदि शामिल हैं। इस वर्ष की सूची में 4 भारतीय महिलाएं जैसे दिया मिर्जा, फोटोग्राफर आरती कुमार राव, क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर तथा बौद्ध नवजोत सुन्ना तेजिन पामो को भी इसमें शामिल किया गया है। फोर्ब्स की ये तो महिलाओं की थी, ये फोर्ब्स की सबसे शक्तिशाली महिलाएं थी। वही फोर्ब्स भारत के सबसे अमीर व्यक्ति है। अब जब महिलाओं की बात होगी तो अब व्यक्तियों की भी बात होनी चाहिए ना। 11 अक्टूबर 2023 को प्रतिष्ठित अमेरिकी बिजनेस पत्रिका है ये फोर्ब्स, जो भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची जारी करती है। इसमें फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी इस सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी यानी $92 मिलियन के साथ अमेरिकी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। यानी कि भारत के सबसे अमीर महिला की बात करें तो सावित्री जिंदल परिवार, सावित्री जिंदल एवं परिवार की कुल संपत्ति $24 बिलियन है, जो कि सूची में चौथे स्थान। जेरोदा के निखिल कामत सबसे कम उम्र के अरबपति हैं, यानी कि 37 साल के जेरोदा निखिल कामत 37 साल के। सूची में अगर 5 अमीरों की बात करें तो पहले नंबर पे 5 अमीर मुकेश अंबानी, दूसरे नंबर पे गौतम अडानी और तीसरे नंबर पे शिव नाडर और चौथे पर सावित्री जिंदल परिवार, 5वें पर राधा कृष्ण दमानी परिवार। इनके विविध अलग अलग धंधे हैं। इनकी टेक्नोलॉजी से शिव नाडर है, तो मेल्टस माइनिंग है, फैशन एंड रिटेल से। 360 वन वेल्थ ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट, अगर ह्यूरन इंडिया की लिस्ट की देखें तो 10 अक्टूबर 2023 को 360 वन वेल्थ यानी ह्यूरन इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से भारतीय अमीरों की सूची में 360 वन हेल्थ ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट जारी की गई। इसमें भारत के सर्वाधिक अमीर व्यक्तियों की 12वीं वार्षिक रैंकिंग है, जो भारत में रहने वाले या जन्म लेने वाले तथा बल बल पले बड़े व्यक्तियों को संदर्भित करती है। इस सूची में 1000 करोड़ रुपए या उससे अधिक की संपत्ति वाले 1319 व्यक्तियों को स्थान मिला है। जब से यह सूची जारी हो रही है तब से पहली बार ऐसा हुआ है कि जब 360 वन वेल्थ ह्यूरन इंडिया की सूची में शामिल अमीर भारतीयों की संचयी संपत्ति बढ़कर लगभग 1.9 लाख रुपए करोड़ हो गई है, जो सिंगापुर, यूएई और सऊदी अरब की संयुक्त जीडीपी से भी अधिक है। ठीक है, 360 वन वेल्थ ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट यानी कि शीर्ष 5 अमीर
यूरेन के हिसाब से शीर्ष 5 अमीर कौन-कौन से भैया? तो यूरेन के हिसाब से हाँ, मुकेश अंबानी है पहले नंबर पे, यूरेन रिलायंस इंडस्ट्रीज के। गौतम अडानी है, यानी कि ये 8,08,0700 करोड़ रुपए, ये 4,07,74,800 करोड़ रुपए। ये बिल्कुल आधी संपत्ति पे आ गए। गौतम अडानी डूब गया बेचारा। अडानी ग्रुप का है, अहमदाबाद में रहता ही है। साइरस एस पूनावाला जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का है, पुणे में रहता है। ये 27,800 करोड़ 2,78,500 करोड़ रुपए की संपत्ति इसकी। शिव नाडर 2,28,900 करोड़ SCL का मालिक है, यानी कि नई दिल्ली में रहता है। गोपीचंद हिंदुजा परिवार 1,76,500 करोड़ हिंदुजा ग्रुप का है, जो कि लंदन में रहता है। केदारा कैपिटल्स के मनीष केजरीवाल प्राइवेट इक्विटी फंड मैनेजर के रूप में सूची में शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं, जिनकी जो नेटवर्थ है 3,000 करोड़ रुपए है। सूची में सबसे कम उम्र के जो अरबपति हैं वो केवल लिबोरा है, जिन्होंने जेप्टो की स्थापना की। जेप्टो चलता है ना, जेप्टो जो फूड वाला, इसका भी ये मालिक है, वो वही तीन सबसे कम उम्र का अरबपति हुआ भाई साहब। वाइजूज रविंद्रन इस वर्ष की सूची में से बाहर हो गए, यानी वाइजूज निकल गया। फॉर्चून ग्लोबल 500 की सूची देख लो। अगस्त 2023 में फॉर्चून पत्रिका द्वारा फॉर्चून ग्लोबल 500 की सूची जारी की गई। इस सूची के अनुसार वित्तीय वर्ष 22 में अमेरिकी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट ने लगातार 10वें शीर्ष स्थान प्राप्त किया। फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची 2023 में कुल 8 भारतीय कंपनियों ने इसमें स्थान प्राप्त किया है। इस सूची में शीर्ष भारतीय कंपनियों का स्थान निम्न है, यानी रिलायंस इंडस्ट्री 88वें नंबर पे है, इंडियन ऑयल 94 पे है, वहीं बीमा निगम 107वें नंबर पे, ऑयल एंड नेचुरल गैस भारत पेट्रोलियम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाटा मोटर्स और राजेश एक्सपोर्ट। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 ये यूएनडीपी जारी करता है। गरीबी सूचकांक 11 जुलाई 2023 को यूएनडीपी तथा ऑक्सफोर्ड गरीबी मानव विकास पहल द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रकाशित किया गया। इस वर्ष की रिपोर्ट का केंद्रीय जो विषय है अनस्टैकिंग ग्लोबल पॉवर्टी, यानी डेटा फॉर हाई इम्पैक्ट एक्शन। वैश्विक आयामी गरीब सूचकांक 2023 के तहत विश्व के 110 विकासशील देशों में रहने वाले 6.1 मिलियन लोगों से संबंधित आंकड़ों को संकलित किया गया। उल्लेखनीय कि ये 6.1 बिलियन लोग विकासशील देशों की लगभग 92% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन 6.1 बिलियन लोगों में से 1.1 बिलियन यानी 18% से कुल अधिक लोग बहुत यानी भयावह गरीबी की स्थिति में निवास कर रहे हैं। 18 वर्ष से कम आयु के लगभग 566 मिलियन जो बच्चे हैं बहुआयामी रूप से गरीब हैं। यह संख्या बहुआयामी गरीबों की जो कुल संख्या में 1.1 बिलियन के लगभग आधी है। संघ रिपोर्ट के अनुसार विगत 15 वर्षों के अंतराल में 25 देशों ने अपने वैश्विक आयामी गरीबी सूचकांक तो आधा करने के लिए सफलता प्राप्त की। इन देशों में कंबोडिया, चीन, कांगो, होंडुरास, भारत, इंडोनेशिया, मोरक्को, सर्बिया, वियतनाम शामिल हैं। भारत ने 15 वर्षों के अंतराल में जैसे 415 मिलियन लोगों को आयामी गरीबी से बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की है 5, 6, 19 और 21 के। भारत का जो MPI मूल्य 5-6 के 0.28 से घटकर 15-16 में 0.12 तो रह गया, 19-21 में 0.069 हो गया है। भारत में 5-6 में बहुआयामी गरीबी की स्थिति में निवास कर रहे लोगों की लगभग संख्या 643 मिलियन यानी 55% थी, जो कि 15-16 में यानी 27% रह गई। वही 19-21 में अब ये 16% रह गई है। ग्लोबल 200 सूची यानी कि फोर्ब्स जारी करता है ग्लोबल 2000 सूची। जून 2023 में फोर्ब्स द्वारा ग्लोबल 2000 सूची का 22वां वार्षिक संस्करण जारी किया गया।
सूची में यूएसए का जेपी मॉर्गन जो चेस बैंक है वो शीर्ष स्थान पर रहा है, जबकि दूसरे स्थान पर सऊदी अरेबियन ऑयल कंपनी सऊदी अरामको है। यानी कि अद्यतन सूची में अरबपति भारतीय कारोबारी मुकेश अंबानी की जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो 8वें पायदान पर है। 8वें पायदान चढ़कर 45वें स्थान पर पहुंच गई है, जो कि किसी भी भारतीय कंपनी की तुलना में सर्वोच्च स्थान है, यानी 45वें स्थान पर है। रैंकिंग 611 में कंपनियों के साथ यूएसए शीर्ष पर है, और जबकि 340 कंपनी के साथ चाइना दूसरे स्थान पर है। ग्लोबल 2000 सूची में 2023 में भारत की 55 कंपनियां, यानी कि 2000 कंपनियों में मात्र 55 कंपनियां सबसे ज्यादा यूएसए की कंपनियां हैं, और फिर उसके बाद चाइना की। भारत की मान ली 50। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 21 अप्रैल 2023 को विश्व बैंक द्वारा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया। इस रिपोर्ट का 7वां संस्करण है, जो कि कोविड-19 महामारी के कारण आपूर्ति श्रृंखला में बाधित होने की वजह से 3 वर्ष बाद प्रकाशित किया गया। ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 3 साल बाद प्रकाशित किया गया है। कनेक्टिंग टू कॉम्पीट शीर्षक से जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कुल 139 देशों में शामिल किया है। विश्व बैंक का लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स एलपीआई 6 घटकों के माध्यम से देशों का विश्लेषण करेगा। 139 देशों की सूची में 4.37 स्कोर के साथ सिंगापुर इसमें पहले स्थान पर है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस एलपीआई में सबसे ऊपर है जो वो सिंगापुर है, उसके बाद फिनलैंड है जो, और लीबिया और अफगानिस्तान ये 138वें स्थान पर है, और सोमालिया 137वें स्थान पर है। यानी सबसे नीचे कौन है? लीबिया और अफगानिस्तान। भारत एलपीआई में 38वें स्थान पर है। 38वीं रैंक भारत के अलावा लिथुआनिया, पुर्तगाल, सऊदी अरब और तुर्की को भी मिली हुई है। यानी कि इससे पूर्व 2018 की जो रैंकिंग थी भारत की 44वीं रैंकिंग थी, और ये 3 साल बाद जारी किया गया है। 2018 में किया गया था और ये अब जारी किया गया है एलपीआई लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो इसमें भारत की जो रैंकिंग है वो 38 है, ध्यान रखेंगे। वैश्विक यूनिकॉर्न सूचकांक यानी 2023, तो 18 अप्रैल 2023 को हीरो अनुसंधान संस्थान द्वारा वैश्विक यूनिकॉर्न सूचकांक जारी किया। इस सूचकांक के माध्यम से 2000 के दशक में स्थापित उन कंपनियों की रैंकिंग जारी की गई है जिनका मूल्य कम से कम $1 बिलियन है और अभी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है। यानी कि सूचकांक में 48 देशों के 231 शहरों से 1361 यूनिकॉर्न को शामिल किया गया, जिसमें सबसे ज्यादा सूचकांक में यूएसए के सबसे ज्यादा यानी कि 666 यूनिकॉर्न शामिल है, जो कि विगत वर्ष की तुलना में 179 अधिक है। यूएस में कुल 49% तो यूनिकॉर्न यानी कि 100% में से 49% यूनिकॉर्न है, 51% और वैसे क्या बात। टिकाऊ के स्वामित्व वाला जो बाइट डांस है, चीन विश्व का सर्वाधिक मूल्यवान यानी कि टिकाऊ टिकटॉक के स्वामित्व वाला वाइट डांस चीन का सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न है। इस संदर्भ में रॉकेट एवं उपग्रह निर्माता कंपनी स्पेसएक्स द्वितीय स्थान पर है। स्पेसएक्स किसने? स्पेसएक्स दूसरे स्थान पर, स्पेस एक्स दूसरे स्थान पर है। दुबई यूएई और स्थित मैसेजिंग सेवा टेलीग्राम सर्वाधिक मूल्यवान यूनिकॉर्न की सूची में 8वें, जैसे हम टेलीग्राम यूज करते हैं, ये 8वें नंबर पे है। शहरों की दृष्टि से देखा जाए तो सैन फ्रांसिस्को में सर्वाधिक यूनिकॉर्न है, यानी कि 181 यूनिकॉर्न है शहर की दृष्टि में। शहर में देश में देखे तो अमेरिका में है ही सबसे ज्यादा, अगर शहर में देखे तो फ्रांसिस्को है, यानी कि अमेरिका के फ्रांसिस्को में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न है। इसके बाद न्यूयॉर्क अमेरिका में, फिर बीजिंग में यूनिकॉर्न है। इससे सूचकांक के अनुसार भारत यूनिकॉर्न के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर देखे तो ये तीसरे स्थान पर है।
पहले स्थान पर कौन है? अमेरिका, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे भारत। भारत में केवल 68 यूनिकॉर्न है, जो विगत वर्ष की तुलना में 14 ही बढ़ा सके, यानी पिछले वर्ष, यानी कि हम कह सकते हैं कि 52 वो 54 थे और अब इस वर्ष है 68 है। भारतीय शहरों में अगर सर्वाधिक यूनिकॉर्न की बात करें तो भारतीय शहर की जो कर्नाटक है यानी बेंगलुरु, इसमें सर्वाधिक यूनिकॉर्न है। ठीक है, भारत में कुल 68 यूनिकॉर्न है। पहले नंबर पे सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न है अमेरिका में, फिर चाइना में, फिर भारत में। विश्व के अरबपतियों की सूची 2023 यानी फोर्ब्स, यानी कि 4 अप्रैल 2023 को अमेरिकी बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स द्वारा विश्व के अरबपतियों की सूची जारी की गई। इस पत्रिका की 37वीं वार्षिक रैंकिंग यानी कि 2640 अरबपतियों को शामिल किया गया, जबकि 2022 की सूची में 2668 अरबपति शामिल है। वर्ष 2023 की सूची में शामिल अरबपतियों की कुल जो संपत्ति है वो 12 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो कि 2022 के 12.2 ट्रिलियन डॉलर की तुलना में 500 बिलियन डॉलर कम हो गई है। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के अरबपतियों की सूची में 2023 में 3 अरबपति हैं। विश्व के है ना, तो सबसे पहले जैसे वर्नन अर्नोल्ड एंड फैमिली है, दूसरे नंबर पर एलन मस्क है, तीसरे पे जेफ बेजोस है। भाई जेफ बेजोस कभी पहले नंबर पे हुआ थे, तो ये तो वही आते जाते रहते हैं। वर्नन अर्नोल्ड पहले पे है और दूसरे पे एलन मस्क और तीसरे पे जेफ बेजोस। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के अरबपतियों की सूची में अगर भारत के देखें तो भारत के 3 अरबपति शामिल हैं, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी और शिव नाडर। मुकेश अंबानी 9वें नंबर पे है, गौतम अडानी 24वें नंबर पे और शिव नाडर 55वें नंबर। अमीर भारतीय महिलाओं की सूची में देखें तो सावित्री जिंदल अमेरिकी यानी 17 बिलियन के साथ ये शामिल है। भारतीय अरबपतियों में 6वें स्थान पर, समग्र रैंकिंग देखें तो ये 94वें स्थान पर है। यूरेन ग्लोबल रिच 2023, यूरेन की ग्लोबल रिच जो लिस्ट है उसके हिसाब से भी देख ले, 23 मार्च 2023 को यूरेन ग्लोबल रिच लिस्ट जारी की गई, जो कि इसका 12वां संस्करण था। यानी कि रिलायंस प्रमुख मुकेश अंबानी इस सूची में 10वें स्थान, यानी कि शीर्ष 10 में 9वें स्थान पर है। एकमात्र यूरेन की जो ग्लोबल जो रिच लिस्ट है उसमें सिर्फ भारतीय और भारतीय मुकेश अंबानी ही शामिल है। अगर इसमें विश्व के शीर्ष अरबपतियों की देखें तो वर्नन अर्नोल्ड दूसरे पे, एलन मस्क तीसरे पे, वर्टेंड प्यूच एंड फैमिली, यानी कि यहाँ में तीसरे पे जेफ बेजोस गाय भी कर दी। चलो भाई कोई नहीं, फ्रांस का ही है बंदा, बर्नोल अर्नोल्ड। ठीक है। मानव विकास रिपोर्ट 21-22, 8 सितंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र विकास यानी कि यूएनडीपी द्वारा मानव विकास रिपोर्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की गई। इस वर्ष की रिपोर्ट को नाम दिया है अनसर्टेन टाइम्स एंड सेटलमेंट लाइव्स, शेपिंग अवर फ्यूचर इन ए ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड। 8 सितंबर 2022 को जारी मानव विकास सूचकांक 21-22 से विश्व के 151 देशों को शामिल किया गया है। वर्ष 2021 में संपूर्ण विश्व का संयुक्त रूप से मानव विकास सूचकांक मूल्य 0.732 है, जो कि वर्ष 2019 में की तुलना में कमी को प्रदर्शित करता है। वर्ष 2021 में मानव विकास की दृष्टि से सबसे दयनीय स्थिति है जो सूडान की है, यानी कि उसके बाद चाड, नाइजर, अफ्रीकी गणराज्य और बुरुंडी वगैरह है ना, सबसे कम मानव विकास वाले देश। असमानता समायोजित मानव सूचकांक, असमानता समायोजित मानव सूचकांक की जो रैंकिंग है, शीर्ष स्थान आइसलैंड का है, नॉर्वे है, नॉर्वे दूसरे पर, डेनमार्क तीसरे पर। असमानता के कारण एचडीआई में 19% की कमी दर्ज की गई, जिसकी असमानता को समूलित करने के लिए वैश्विक एचडीआई कम होकर 0.590 रह गया। विश्व उच्च मानव विकास श्रेणी में मध्यम मानव विकास की श्रेणी आ जाता है। एचडीआर के अनुसार वर्ष 2021 में वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक
मूल्य 0.465 है। इस वर्ष सर्वाधिक लैंगिक समानता वाले देशों में सर्वोच्च स्थान यानी कि डेनमार्क का। महिलाओं एवं पुरुषों के बीच सर्वाधिक असमानता वाले देश क्रम से यमन है, पापुआ न्यू गिनी, नाइजीरिया, अफगानिस्तान और मध्य अफ्रीका गणराज्य। मानव विकास सूचकांक भारत की स्थिति यानी मध्यम मानव विकास वाले देश की है, जो एसडीआई के साथ 132वें स्थान पर है। वर्ष 2021 में भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 67.2%, स्कूल अवधि के औसत वर्ष 6.7 वर्ष, स्कूल अवधि के अनुमानित वर्ष 119 वर्ष, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $। भारत का असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक 0.475 है। असमानता के कारण ही भारत मध्यम विकास श्रेणी से निम्न मानव विकास श्रेणी में आ जाता है। लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत 170 में 122वें स्थान पर है। मानव विकास सूचकांक प्रमुख देशों की अगर स्थिति देखें तो एसडीआई 2021 की मूल्य वर्ष, जीवन प्रत्याशा यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, स्कूल अवधि, स्कूल की औसत वर्ष, प्रति व्यक्ति। तो इसमें देखो एसडीआई में 21-22 की रिपोर्ट में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर, नॉर्वे, आइसलैंड, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, रूस। वैज्ञानिक परिदृश्य यानी कि रक्षा, अंतरिक्ष, चिकित्सा एवं पर्यावरणीय विज्ञान संबंधी घटनाक्रम। खगोलीय मतलब रक्षा में कुछ हुआ है, अंतरिक्ष में कुछ हुआ है, चिकित्सा में कुछ हुआ है और पर्यावरण में जो भी चेंजेस हुए हैं और उसकी जो करंट अफेयर्स है उसे देख लेते हैं। तो PSLV C-58 एक्सपोसेट मिशन यानी कि 1 जनवरी 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने PSLV C-58 के माध्यम से एक्सपोसेट उपग्रह को प्रक्षेपित किया। एक्सपोसेट यानी कि PSLV C-58 ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी और एक्सपोसेट को पूर्व की ओर निम्न झुकाव कक्षा में स्थापित कर दिया। PSLV की जो कुल उड़ान 60वीं उड़ान थी, साथ ही यह PSLV DL संस्करण की चौथी उड़ान थी। एक्सपोसेट का जो पूरा रूप है एक्सरे ध्रुवणमापी उपग्रह यानी कि एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। यह इसरो का पहला ऐसा वैज्ञानिक उपग्रह है जो खगोलीय स्रोतों से एक्सरे उत्सर्जन यानी कि एक्सरे इमिशन के अंतरिक्ष आधारित ध्रुवीकरण मापन में अनुसंधान हेतु समर्पित है। यह उपग्रह पृथ्वी की निम्न कक्षा में निम्नलिखित 2 वैज्ञानिकों यानी पेलोड को लेकर आया है। पोलिक्स पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरेज, एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर एंड टाइमिंग। पोलिक्स का विकास रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में किया गया, जबकि एक्स स्पेक्ट को UR राव उपग्रह केंद्र के अंतरिक्ष खगोल विज्ञान समूह ने विकसित किया। पोलिक्स पेलोड एक एक्सरे ध्रुवमापी के रूप में कार्य करता है, जिसे 8 से 30 keV के ऊर्जा बैंड के अंतर्गत खगोलीय प्रेक्षण के लिए डिजाइन किया गया है। पोलिक्स का प्राथमिक उद्देश्य एक्सपोसेट मिशन के नियोजित 5 वर्षीय जीवन काल के दौरान विभिन्न श्रेणियों में चमकीले खगोलीय स्रोतों का निरीक्षण करना। साथ ही ज्ञात है कि पोलिक्स मध्यम एक्सरे ऊर्जा बैंड में पहला ऐसा पेलोड है जो विशेष रूप से पोलर श्रेणी में मापन के लिए समर्पित है। एक्स स्पेक्ट उपग्रह 0.8 से 15 keV की ऊर्जा रेंज स्पेक्ट्रोस्कोप की जानकारी प्रदान करेगा। एक्सपोसेट के सफल परीक्षण के साथ ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारों
जैसे खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करने के लिए एक वेधशाला प्रक्षेपित करने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया। इसके पूर्व अमेरिकी अंतरिक्ष अंतरिक्ष ऐसा एजेंसी यानी कि नासा ने वर्ष 2021 में IXPE इमेजिंग एक्सरे पोलरीमीटर का परीक्षण किया था। मिशन के तहत इसरो ने एक्सपोसेट को अंतरिक्ष में स्थापित करने के बाद PSLV 58 के चौथे चरण को सक्रिय रखकर उसकी उपयोगिता का भी प्रदर्शन किया। इसे PSLV कक्षीय प्रायोग मॉड्यूल 3 यानी PSLV ऑर्बिट एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 नाम दिया गया। पोएम 3 के माध्यम से स्टार्टअप शिक्षण संस्थान एवं इसरो केंद्रों के 10 अन्य पेलोड को अंतरिक्ष में भेजा गया, जिनका विवरण क्या है। देखो, RSEM यानी रेडिएशन शील्डिंग एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल उपग्रह को कहाँ से यानी कि टेक मी टू स्पेस हैदराबाद से भेजा गया। WSAT वुमेन इंजीनियर्ड सैटेलाइट लाल बहादुर शास्त्री महिला प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम केरल से भेजा गया। वहीं अगला जो बिलीफ सेट KJ सोमैया प्रौद्योगिकी मुंबई से भेजा गया। ग्रीन गीता यानी ग्रीन इम्पल्स ट्राइमेस्टर यानी कि SPST स्पेस लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड थाने से भेजा गया। लीप लॉन्चिंग एक्सपेडिशन फॉर एस्पायरिंग टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर ध्रुव स्पेस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद से भेजा गया। रुद्र 0.3 HPG की ब्लड केयर फोर्स प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु से भेजा गया। ARKR 200 वेलास्टिक एयर फोर्स प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु से भेजा गया। DEA डस्ट एक्सपेरिमेंट भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद। FCPS यानी फ्यूल सेल पावर सिस्टम विक्रम साराभाई अंतरिक्ष तिरुवनंतपुरम से सिलिकॉन आधारित जो उच्च ऊर्जा सेल है उसे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम से भेजा गया। नासा का साइकी अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया, यानी कि 13 अक्टूबर 2023 को नासा की साइकी अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया। नासा के साइकी अंतरिक्ष यान को SpaceX के फॉल्कन हैवी रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया। इस अंतरिक्ष यान को फ्लोरिडा में केनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स यानी 39 से लॉन्च किया गया है। साइकी अंतरिक्ष यान के साथ नासा का DSOC यानी डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन नामक एक प्रयोग है भेजा जाएगा। यह पहली बार चंद्रमा से परे लेजर संचार का परीक्षण करेगा। साइकी नासा का एक अंतरिक्ष मिशन है जिसे साइकी नाम से ही धातु समृद्ध क्षुद्र ग्रह के अध्ययन हेतु प्रारंभ किया गया। यह नासा का प्रथम ऐसा मिशन है जो चट्टान व बर्फ से अधिक धातुओं से युक्त किसी क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करेगा। आगे, साइकी अंतरिक्ष यान और विद्युत प्रणोदन द्वारा संचालित है और इस अंतरिक्ष यान के वर्ष 2029 तक साइकी क्षुद्र ग्रह तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया है। साइकी क्षुद्र ग्रह क्या है, इसे थोड़ा समझ। साइकी क्षुद्र ग्रह की खोज 1852 में इटालियन खगोल शास्त्री एनिमेल डी गैस्पोरिस द्वारा की गई थी। ध्यान रखें कि यह खोजे जाने वाला 16वां क्षुद्र ग्रह था जिस कारण इसे 16 साइकी भी कहा जाता है। और इस क्षुद्र ग्रह का नाम प्राचीन ग्रीक पौराणिक कथाओं में आत्मा की देवी के नाम पर रखा गया था। ध्यान रखें कि अधिकांश जो क्षुद्र ग्रह चट्टानी अथवा बर्फीले होते हैं, परंतु इस क्षुद्र ग्रह में चट्टान व बर्फ से अधिक धातु विद्यमान है। साइकी क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच मुख्य क्षुद्र ग्रह पट्टी है जो कि भाग में सूर्य की परिक्रमा करता है। बाह्य भाग में यूरोप का प्रथम निजी रॉकेट म्यूरा 1 लॉन्च, यानी कि यूरोप का पहला जो निजी प्राइवेट रॉकेट है म्यूरा 1 लॉन्च किया गया। 7 अक्टूबर 2023 को स्पेनिश कंपनी PLD स्पेस द्वारा म्यूरा 1 नामक जो पुनर्प्रयोजन रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह मिशन इस रॉकेट के अटलांटिक महासागर में गिरने के साथ ही समाप्त हुआ।
म्यूराट वन रॉकेट के प्रथम मिशन का जो प्राथमिक उद्देश्य एक उपकक्षीय परीक्षण उड़ान का संचालन करना था। म्यूरा वन को इसका पूर्ण जो नाम है एरियन वन के नाम से भी जाना जाता है। म्यूरा वन एक उपकक्षीय पुनर्प्रयोज्य रॉकेट है जिसे निजी तौर पर यूरोप में विकसित किया गया है। म्यूरा वन यूरोप में किसी निजी कंपनी द्वारा विकसित प्रथम रॉकेट है। ईरान द्वारा नूर 3 उपग्रह का सफल परीक्षण किया गया, यानी कि 23 सितंबर 2023 को ईरान ने सैन्य उपग्रह नूर 3 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ईरान के प्रथम सैन्य उपग्रह नूर 1 अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया था। 2022 में ईरान द्वारा नूर 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया और 22 में नूर 1 से संपर्क टूटने से पृथ्वी पर वापस गिर गया था, लेकिन नूर 2 वर्तमान में कक्षा में बना हुआ है। नूर 3 संभावित जासूसी क्षमताओं वाला एक सैन्य उपग्रह है जो अंतरिक्ष में ईरान की क्षमताओं में वृद्धि करेगा। नूर 3 ईरान द्वारा विकसित एक इमेजिंग उपग्रह है। जो नूर उपग्रह पृथ्वी की निचली कक्षाओं में संचालित होते हैं। PSLV C-17 यानी आदित्य L1 मिशन 2 सितंबर 2023 को भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV C-57 द्वारा आदित्य L1 अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। इस आंध्र प्रदेश हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के सार के द्वितीय लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया। संस्कृत में आदित्य का अर्थ जो होता है वो सूर्य होता है, जबकि आदित्य L1 में L1 सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु 1 को संदर्भित करता है। आदित्य L1 भारत का प्रथम सौर मिशन है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भारत का सौर मिशन कौन सा है, आदित्य L1। दूसरे शब्दों में ये कहें कि सूर्य के अध्ययन के लिए प्रथम अंतरिक्ष आधारित जो वेधशाला श्रेणी का भारतीय मिशन है वो कौन है, आदित्य L1। आदित्य L1 अंतरिक्ष को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के प्रथम लैग्रेंजियन के चारों ओर प्रभाव मंडल कक्ष में स्थापित किया जाएगा। इस कक्षा की पृथ्वी से दूरी लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर है। स्पष्ट है कि आदित्य L1 अंतरिक्ष यान पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर सूर्य की ओर निर्देशित रहेगा। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान यानी कि न तो सूर्य पर लैंड करेगा और न ही उसके निकट जाएगा। किसी उपग्रह को L1 बिंदु के चारों ओर प्रभाव मंडल कक्षा में स्थापित किए जाने का प्रमुख लाभ यह है कि इस स्थिति में वह उपग्रह बिना किसी आच्छादन ग्रहण के सूर्य का लगातार अवलोकन कर सकता है। लैग्रेंज बिंदु क्या होता है उसके बारे में देख लें। लैग्रेंज बिंदुओं का जो नामकरण इटालियन फ्रेंच गणितज्ञ जोसेफ लुई लैग्रेंज ने किया, उनके नाम पर ये पॉइंट पर लैग्रेंज पॉइंट अंतरिक्ष में स्थित ऐसे स्थल हैं जहाँ दो विशाल पिंडों यानी कि पृथ्वी और सूर्य का संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल किसी छोटे पिंड जैसे कि अंतरिक्ष यान होते हैं द्वारा इनके साथ गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल के बराबर होते हैं, यानी सेंट्रीफ्यूगल के बराबर होता है। ठीक है, अगर ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये दो पृथ्वी और सूर्य के बीच अगर कोई है अंतरिक्ष यान किसी छोटे अंतरिक्ष द्वारा इनके साथ गति करने के लिए आवश्यक जो हमें अभिकेंद्रक बल सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है उसे हम कहते हैं, यानी कि जिस पॉइंट पे हमें ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिलता है उन्हीं पॉइंट को हम लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। आगे इसमें इस कारण इन बिंदुओं पर स्थापित कोई भी वस्तु पिंड इन दोनों खगोलीय पिंडों के संबंध में अपेक्षाकृत स्थिर या संतुलित रह सकती है। स्पष्ट है कि लैग्रेंज पिंड ऐसे स्थान है जहां पर अगर कोई कुछ स्थापित कर दिया जाए तो वह वहां पर स्थिर हो जाएगा और अपने स्थान पर बने रहने के लिए उसे दोनों विशाल खगोलीय पिंड यानी पृथ्वी और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से नहीं जूझना होगा। दो विशालकाय पिंडों वाली गुरुत्वाकर्षण यानी किसी गुरुत्वाकर्षण प्रणाली जैसे सूर्य पृथ्वी के लिए लैग्रेंज पिंड की जो कुल 5 है, यानी कि सूर्य पृथ्वी के प्रणाली के लैग्रेंज पॉइंट है वो L1 है, L2, L3, L4 और L5 से निरूपित किया गया।
लैग्रेंज बिंदु L1 सूर्य पृथ्वी की रेखा के मध्य स्थित है। लैग्रेंज L1 की जो रणनीतिक स्थिति है वो सुनिश्चित करती है आदित्य L1 सूर्य का निरंतर एक निर्बाध रूप से अवलोकन। अब ऐसे समझ लो ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो अगर पृथ्वी ऐसे चक्कर लगा रही है ना सूर्य का, तो हम यहाँ बीच में ये पॉइंट दे रखे हैं L1 L2। अगर हम यहाँ पे अपना ये प्रक्षेपण कोई भी चीज है अपनी, जो कोई भी मिशन है, जैसे आदित्य हमने यहाँ पे L1 पे लॉन्च किया, तो ये नहीं होगा कि ये पृथ्वी अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से इधर की तरफ अंदर की ओर कुछ खींच लेगी, या फिर ये जो सूर्य है ये अपने अंदर की ओर खींच लेगा। मतलब बिल्कुल ये पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ये हो से उस पॉइंट को हमने लैग्रेंज नाम दे दिया है। पहले L1 L2 L3 ये इसके अलग अलग पॉइंट। अगर यहाँ पे तुम स्थापित करोगे तो ये इनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है से नहीं गुजरना पड़ेगा, यानी कि आराम से ये यहाँ बना रहेगा। लेकिन तुमने अंत कहीं कर दिया, तो अगर ये पावरफुल इसका बन गया तो ये खींच ले जाएगा इसे, अगर पृथ्वी का बन गया तो पृथ्वी खींच ले जाएगी, तो बात बिगड़ जाएगी ना। तो इसलिए ठीक है। आदित्य L1 मिशन सूर्य के व्यवस्थित अध्ययन को संचालित करने के लिए अपने जो 7 वैज्ञानिक पेलोड्स को लेकर गया है, जिसमें 7 पेलोड कौन कौन से हैं? दृश्यमान उत्सर्जन रेखा को यानी कि BELC यानी विजिबल इमिशन लाइन क्रोनोग्राफ। दूसरा है सूट SUIT यानी सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, सौर परागनवी प्रतिबंध टेलीस्कोप। तीसरा है सौर निम्न ऊर्जा एक्सरे वर्गीक्रम यानी कि सौर यानी कि LEXS यानी कि सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। चौथा है उच्च ऊर्जा L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे वर्णाकुमापी यानी कि HEL1OS यानी कि हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। पांचवा है आदित्य सौर पवन कणों ये प्रयोग यानी कि ASPEX यानी आदित्य सोलर विंड एंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। छठवां है प्लाज्मा विश्लेषक पैकेज यानी पापा। पापा मतलब प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य यानी कि उन्नति त्रिअक्षीय उच्च विभेदन डिजिटल मैग्नेमीटर, एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रिजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर्स यानी कि नवमित्र डिवाइस की बात करें आगे अगला जो हमारा है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो ने नवमित्र नामक एक अभिनव सुरक्षा उपकरण के सफल परीक्षण द्वारा एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। वो क्या उपलब्धि है वो देख लेते। यह परीक्षण केरल में स्थित जो नींदकारा उपनगर में किया गया, जहां इस उपकरण को एक मत्स्य नौका पर स्थापित किया गया यानी फिशिंग वेसल पर। नव मित्र उपकरण को इसरो के अहमदाबाद स्थित अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र द्वारा विकसित किया गया। इस उपकरण को समुद्री यात्राओं के दौरान यानी मछुआरे की सुरक्षा में सुधार करने उद्देश्य डिजाइन किया गया है। नवमित्र उपकरण अत्यधिक उपग्रह संचारी प्रौद्योगिकी यानी सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के प्रयोग द्वारा संचालित है। इसके फलस्वरूप समुद्र में मत्स्य नौकाओं एवं समुद्री अधिकारियों के बीच निर्बाध रूप से दो तरफा संचार संभव हो पाता है। सुरक्षा प्रदान करने के लिए अतिरिक्त नवमित्र उपकरण मत्स्य ग्रहण क्षेत्र यानी फिशिंग फील्ड की पहचान करने में भी मदद करता है, और इस प्रकार मत्स्य पालन क्षेत्र की जो दक्षता उत्पादकता को बढ़ाने में भी ये महत्वपूर्ण है, यानी कि सहयोग करता है। ठीक है, तो ये से ध्यान रखेंगे ये मछली के उत्पादन में और दक्षता बढ़ाने में ये जो नवमित्र उपकरण है जो लॉन्च किया है इसरो ने, ये सहायता करेगा। नवमित्र उपकरण विक्रम वन का अनावरण 24 अक्टूबर 2023 को स्काई रूट एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड विक्रम वन रॉकेट का अनावरण किया। यह इस कंपनी का प्रथम वाणिज्यिक रॉकेट है। यह एक बहुत चरडी यानी मल्टी स्टेज प्रक्षेपण यान है। यह रॉकेट 480 किलोग्राम नीति भार को 500 किलोमीटर की ऊंचाई वाले निम्न कक्षा लो इंक्लिनेशन ऑर्बिट में प्रेषित करने में सक्षम है। वहीं विक्रम वन पूर्णतः कार्बन फाइबर निर्मित रॉकेट है और ये 3D प्रिंटेड तरल इंजनों से युक्त है। ज्ञात रहे कि विक्रम वन स्काई रूट एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित द्वितीय रॉकेट है।
यानी कि स्काई एरोस्पेस ने ये विक्रम-1 तो बनाया, लेकिन ये विक्रम-1 कौन सा है? दूसरा रॉकेट है। इस कंपनी द्वारा निर्मित पहला जो रॉकेट था विक्रम एस था, जो 18 नवंबर 2022 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया था इसका। लूना 25 मिशन, लूना रूसी चंद्र लैंडर मिशन था। विगत 47 वर्षों में रूस द्वारा चंद्रमा की सतह पर लैंड करने के उद्देश्य से प्रक्षेपित पहला जो चंद्र मिशन था लूना था। उल्लेखनीय कि इससे पूर्व 1976 के तत्कालीन सोवियत संघ के अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत लूना 24 नामक चंद्र मिशन को प्रक्षेपित किया गया था, जो कि सफल रहा था। इस मिशन को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस द्वारा 11 अगस्त 2023 को सोयुज 2.1 फ्रेगेट रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। लूना 25 मिशन को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर बोगुस्लावस्की क्रेटर के निकट लैंड किया जाना था, जो कि 20 अगस्त 2023 को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विज्ञप्ति के अनुसार लूना 25 को संपर्क नियंत्रण से टूट जाने के पश्चात यह मिशन चंद्रमा की सतह से टकराकर क्या हो गया? नष्ट हो गया, यानी कि खत्म हो गया। लूना 25 पहुंच ही नहीं पाया। PSLV C56 यानी कि DSSAR मिशन 30 जुलाई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी कि सार श्रीहरिकोटा PSLV 56 को सफलतापूर्वक विकसित किया। PSLV C56 के माध्यम से 6 सहयात्री यानी को पैसेंजर उपग्रह के साथ DSAR उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए गए। स्पष्ट है कि इस मिशन के तहत कुल 7 उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। प्रक्षेपित किए गए सभी 7 उपग्रह यानी सिंगापुर के थे। PSLV C56 के साथ ST इंजीनियरिंग सिंगापुर के न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का एक समर्पित वाणिज्यिक मिशन है। DSAR इस मिशन के तहत प्रक्षेपित कौन-कौन से उपग्रह DSAR ने लॉन्च करे, यानी कि या फिर PSLV C56 ने कौन-कौन से? तो DSR यानी रडार इमेजिंग भू अवलोकन उपग्रह, वो संबंधित देश है सिंगापुर ने इसे लॉन्च करवाया, लेकिन 352 किलो का था। दूसरा आर्किड था एटमॉस्फेरिक कपलिंग एंड डायनामिक एक्सप्लोरर, एक प्रायोगिक उपग्रह था जो NTU सिंगापुर ने ही लॉन्च कराया, जो कि 24 किलोग्राम का था। VELOX AM यानी प्रौद्योगिकी प्रदर्शन माइक्रो उपग्रह NTU ने जो लॉन्च कराया सिंगापुर ने 23 किलोग्राम का था। SCOOB सेकंड एक 3U नैनो उपग्रह था जो NTU ने लॉन्च कराया, जो कि 4 किलोग्राम का था। वहीं 5वें नंबर पे ORB स्टाइबर एक 12U क्यूब सेट था जो एल्फेना प्राइवेट लिमिटेड ने सिंगापुर का था, 13 किलो का था। गैलेसिया 2 एक 3Y नैनो उपग्रह सिंगापुर का था, 3.5 किलो का। न्यू लियाओन एक अत्यधिक 3U नैनो उपग्रह जो न्यू स्पेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया, 3 किलो का था। तो सी यानी PSLV C56 ने सिंगापुर के कितने उपग्रहों को लॉन्च किया? तो PSLV C56 ने सिंगापुर के 7 जो उपग्रह थे उन्हें लॉन्च किया। ठीक है, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसे हम ध्यान से पढ़ेंगे। ये डेट याद रखेंगे, 14 जुलाई 2023 को भारत के तृतीय चंद्र मिशन यानी चंद्रयान 3 का जो सफलता परीक्षण संपन्न हुआ, यानी कि 14 जुलाई 2023 को LBM-3M4 प्रक्षेपण यान के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया था। ये उल्लेखनीय कि LBM-3 रॉकेट की जो चौथी परिचालन उड़ान थी, यानी कि ये LBM की कौन सी उड़ान थी? चौथी उड़ान थी। यह प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र द्वितीय लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया था। और लिफ्ट ऑफ के समय चंद्रयान 3 का जो कुल भार था वो लिफ्ट जब किया गया यानी कि 3895 किलोमीटर। चंद्रयान 3 के निम्न 3 प्रमुख घटक हैं, कौन कौन से? एक स्वदेशी प्रोडोदन मॉड्यूल यानी इंडिजिनस प्रोपेलर मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल, रोवर मॉड्यूल।
रोवर का कुल जो भार था वो 26 किलोग्राम था। 23 अगस्त 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने चंद्रयान 3 के मिशन में जो लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड कराने में सफलता प्राप्त की। इसी के साथ चंद्रमा की सतह पर जो सॉफ्ट लैंडिंग करने में विश्व का चौथा देश बना। यानी कि सॉफ्ट लैंडिंग कराने में हम कौन से देश बने? चौथे देश। इससे पहले अमेरिका सॉफ्ट लैंडिंग करा चुका है, रूस करा चुका है, चाइना करा चुका है। ठीक है। साथ ही चंद्रयान 3 चंद्रमा के जो दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान बना। यानी कि अगर हम सॉफ्ट लैंडिंग की बात करें तो हम चौथे स्थान पर हैं, वहीं अगर हम साउथ पोल पर लैंड कराने की बात करें तो हम पहले ऐसे देश हैं जिसने साउथ पोल पर अपना उपग्रह भेजा है। ठीक है। आगे चंद्रयान 3 का जो विक्रम लैंडर है और चंद्रयान 3 की सतह पर जिस चंद्रमा की सतह पर जिस स्थान पर ये उतरा है उस स्थान को शिव शक्ति नाम दिया है। यानी कि जिस स्थान पर जो लैंडर उतरा है विक्रम, उसे क्या दिया है? शक्ति नाम दिया। चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की जो सॉफ्ट लैंडिंग के दिन यानी कि 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। यानी कि प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि यानी कि जिस दिन ये 23 अगस्त को जब लैंड किया है, नेशनल स्पेस डे मनाना जाना चाहिए। इसके साथ ही आगे इसके साथ ही चंद्रयान 2 ने चंद्रमा से जिस स्थान पर अपने पदचिन्ह छोड़े थे उस स्थान को तिरंगा का नाम दिया। याद रहे कि चंद्रयान 2 इसरो के चंद्रयान कार्यक्रम के अंतर्गत दूसरा चंद्र अन्वेषण मिशन था। यानी कि अब अगर हम देखें कि चंद्रयान 2 हमने जब लॉन्च किया था तो वो हमारा उससे संपर्क टूट गया था। तो उसने जिस स्थान पर अपने चिन्ह छोड़े थे उस चिन्ह को उस स्थान को तिरंगा नाम दे दिया। ठीक है। चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के बाद जो विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर को चंद्रमा की सतह पर उतारा गया। लैंडर जब रोवर द्वारा चंद्रमा की सतह पर किए गए प्रमुख अनुसंधानों का विवरण देता है। जैसे 27 अगस्त 2023 को इसरो ने चंद्रमा की सतह पर तापमान परिवर्तन से संबंधित ग्राफ प्रकाशित किया। इसरो ने विक्रम लैंडर में संलग्न यानी कि चंद्राज सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट नामक उपकरण के प्रयोग द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के आसपास जो मृदा का तापमान को मापने करने में सफलता प्राप्त की। इस अध्ययन के अनुसार चंद्रमा की जो सतह है वह स्थल जहां लैंडर स्थित है के आसपास का जो तापमान 40 से 50 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन 80 मिलीमीटर नीचे तापमान लगभग -10 डिग्री सेल्सियस है। तापमान में विभिन्नताएं यह बताती हैं कि चंद्रमा ऊपरी मृदा एक शक्तिशाली तापीय अवरोधक के रूप में कार्य करती है। प्रज्ञान रोवर में संलग्न LIVS लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप उपकरण की मदद से पहली बार दक्षिणी ध्रुव के निकट चंद्रमा की सतह की भौगोलिक संरचना के यथास्थित मापन में सफलता भी प्राप्त की। इस शोध के फलस्वरूप इस क्षेत्र में सल्फर की उपस्थिति पुष्टि की गई। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में एल्यूमीनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम एवं टाइटेनियम की उपस्थिति का भी पता चला। तत्पश्चात मैग्नीशियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन की भी उपस्थिति का पता चला। इसके बाद रोवर में संलग्न APXIS अल्फा प्रैक्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर उपकरण ने भी चंद्रमा की सतह पर सल्फर सहित सूक्ष्म तत्वों की उपस्थिति की पुष्टि की। विक्रम लैंडर में संलग्न RAMBHA रेडियो एंटोनॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपरसेंसिटिव आयोनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर नामक उपकरण की मदद से दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में सतह से संबंध चंद्र प्लाजा वातावरण का मापन किया। इसके तहत प्रारंभिक आकलन से पता चलता है कि चंद्र सतह से को घेरने वाला प्लाज्मा अपेक्षाकृत कम घना है। लैंडर में संलग्न ILS इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनर सिस्मिक एक्टिविटी चंद्रमा पर भेजा गया। यानी MEMS माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिज्म सिस्टम औद्योगिक आधारित प्रथम उपकरण है।
इसने रोवर एवं अन्य नीति भार की गतिविधियों के कारण होने वाले कंपन को रिकॉर्ड किया। अगले चंद्र मिशन के तहत इसरो द्वारा जो जाक्सा जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के साथ संयुक्त रूप से ल्यूपेक्स ने लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन का संचालन किया जाएगा। लुपेक्स का संचालन किया जाएगा। GSLV F-12 यानी कि NVS-01 मिशन 29 मई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सारहरिकोटा से GSLV F-12 NVS-01 मिशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस मिशन के तहत GSLV F-12 रॉकेट के नेविगेशन उपग्रह NVS-01 को भूतलीकरण अंतरिक्ष कक्षा में स्थापित कर दिया। NVS-01 द्वितीय पीढ़ी का नेविगेशन उपग्रह जिसका वजन लगभग 2232 किलोग्राम है। उल्लेखनीय है NVS-01 द्वितीय पीढ़ी के 5 उपग्रह की श्रृंखला का पहला उपग्रह जिन्हें नाविक सेवाएं प्रदान करने हेतु परिकल्पित किया गया है। ज्ञात है कि नाविक इसरो द्वारा स्थापित एक क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है। NVS-01 उपग्रह में पहली बार स्वदेशी परमाणु घड़ी का भी प्रयोग किया गया है। NVS-0 का जीवन काल लगभग 12 वर्ष निर्धारित है। शनि अगला जो हमारा है, शनि सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह, यानी कि सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है? शनि के पास। हाल ही में अंतरिक्ष खगोलीय संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अधीन कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स स्थित माइनर प्लेनेट सेंटर द्वारा शनि के 63 नए उपग्रह की खोज से संबंधित एक रिपोर्ट जारी की। इस बार शनि के पास संख्या पूर्व 83 से बढ़कर अब 140 तक पहुंच गई है। इसमें शनि यानी बृहस्पति 95 को पीछे छोड़कर, पहले बृहस्पति के पास थे 95, अब शनि के पास सबसे ज्यादा उपग्रह हो गए हैं। शनि 100 या उससे अधिक उपग्रह वाला सौरमंडल का पहला ग्रह बन गया, यानी कि टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। और साथ ही ये गैनीमीड बृहस्पति का उपग्रह के बाद हमारे सौरमंडल का दूसरा बड़ा उपग्रह भी। सौरमंडल के उपग्रह की बात करें तो शनि के पास अब 140 हो गए, बृहस्पति के पास 95, यूरेनस के पास 27, नेपच्यून के पास 14, मंगल के पास 2, पृथ्वी के पास 1, शुक्र के पास 0, बुध के पास 0, कुछ नहीं, शुक्र और बुध के पास कुछ नहीं। और बौना ग्रह जो प्लूटो, उसके पास भी 5 उपग्रह है। ESA का जूस मिशन 14 अप्रैल 2023 को फ्रेंच गुयाना स्थित यूरोपियन स्पेस पोर्ट से एरियन 5 रॉकेट द्वारा जूस मिशन का प्रक्षेपण किया गया। यह मिशन लगभग 8 वर्षों की यात्रा के पश्चात जुलाई 2031 में बृहस्पति तक पहुंचेगा। बृहस्पति की कक्षा में परिक्रमणों के दौरान यूरोपा, गैनीमीड तथा कैलिस्टो के नेटवर्क से होकर गुजरेगा। अंततः यह मिशन गैनीमीड की कक्षा में प्रविष्ट होकर उसकी परिक्रमा करेगा। जूस का मतलब है पीने वाला जूस नहीं है, जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर यानी कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का एक मिशन है जूस। यह मिशन न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि तक यानी कि बृहस्पति ग्रह के आंकड़े एकत्र करने के लिए डिजाइन किया गया है। साथ ही यह मिशन बृहस्पति के 3 विशालकाय उपग्रह यानी गैनीमीड, कैलिस्टो और यूरोपा के विस्तार पूर्वक परीक्षण करेगा। जूस मिशन का प्राथमिक वैज्ञानिक जो लक्ष्य है वो गैनीमीड ही है और गैनीमीड और प्रणाली में स्थित सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 क्या कहती है? अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को स्वीकृति प्रदान की। यह नीति भारतीय क्षेत्र या भारत के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र में संपन्न हुई किसी भी अंतरिक्ष गतिविधियों पर लागू होती है। यह नीति भारत के अन्य आर्थिक क्षेत्र पर भी लागू होती है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पर भी। यह नीति भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र, इसरो
NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, INS स्पेस इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर तथा निजी कंपनियों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व को भी स्पष्ट करती है। यह नीति निजी क्षेत्र द्वारा भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के विकास प्रतिस्पर्धा में संवर्धन करने में भी सक्रिय भूमिका निभाती है। इन स्पेस एक स्वायत्त सरकारी संगठन के रूप में कार्य करता है। इसके पास देश में अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देने, निर्देश करने या प्राधिकृत करने का अधिशेष यानी मैंडेट होगा। NSIL सरकारी व्यय के माध्यम से सृजित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों एवं प्लेटफॉर्म के व्यवसायीकरण हेतु उत्तरदायी होगा। साथ ही यह प्रयोक्ताओं यानी सरकारी और गैर सरकारी कंपनियों की अंतरिक्ष आधारित आवश्यकताओं की पूर्ति भी करेगी। आगे इसरो का RLX या LEX मिशन यानी कि 2 अप्रैल 2023 को इसरो द्वारा दोबारा उपयोग में लाए जा सकने वाले प्रक्षेपण यान स्वतः लैंडिंग मिशन यानी कि रियूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लीडिंग मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसरो ने DRDO और भारतीय वायुसेना के सहयोग से एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्ग कर्नाटक से इस मिशन का शुभारंभ किया है, संचालन किया। यह विश्व का पहली बार हुआ एक पंख वाले यंत्र को हेलीकॉप्टर द्वारा 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया और रनवे पर स्वायत्त लैंडिंग कराने के लिए छोड़ा गया। RLV ने भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा 4.5 किलोमीटर की उड़ान भरी। RLV ने चिनूक हेलीकॉप्टर के द्वारा, ठीक है, 4.5 किलोमीटर ऊपर गया। मध्य हवा में RLV को छोड़े जाने की क्रिया पूर्णतः स्वायत्त थी। RLV ने तब एकीकृत नेविगेशन, मार्गदर्शन और नियंत्रण प्रणाली का उपयोग करके स्वायत्त लैंडिंग अभ्यास पूर्ण किया। RLV अनिवार्य रूप से एक अंतरिक्ष मिशन विमान है। इसरो ने मई 2016 में HE यानी कि हाइपरसोनिक फ्लाइट एक्सपेरिमेंट मिशन RLV 3D रिजोल्यूट लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन के पुनः प्रवेश का प्रदर्शन किया। एक हाइपरसोनिक सब ऑर्बिटल वाहन के पुनः प्रवेश से पुनः प्रयोज्य वाहनों को विकसित करने में एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की गई। RLV TD में प्रक्षेपण यान एवं वायुयान दोनों की विशेषताएं शामिल है। LVM-3 M3 OneWeb India 2 मिशन 26 मार्च 2023 को इसरो के LVM-3 प्रक्षेपण यान की लगातार छठी उड़ान की सफलता संपन्न हुई। इसे SDSC SHR श्रीहरिकोटा के द्वितीय लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया। इसके तहत वनवेव ग्रुप कंपनी के 36 उपग्रहों को 450 किलोमीटर वाली वृत्ताकार कक्षा में स्थापित कर दिया गया। LVMS M3 न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा अपने उपभोक्ता मैसर्स वनवेव UK के लिए संचालित किया गया है दूसरा समर्पित व्यावसायिक उपग्रह सेकेंड डेडिकेटेड कमर्शियल सैटेलाइट मिशन था। याद रहे कि वनवेव एक वैश्विक संचार नेटवर्क है। विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1, विश्व का पहला जो 3D प्रिंटेड रॉकेट है वो कौन सा टेरॉन 1 है। 22 मार्च 2023 को विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन फ्लोरिडा संयुक्त राज्य अमेरिका के कैप कैनरिल स्पेस फोर्स स्टेशन से प्रक्षेपित किया गया। अंत यह रॉकेट पृथ्वी की जो निम्न कक्षा में पहुंचने में विफल रहा। इस रॉकेट का पहला कैलिफोर्निया तथा एरोस्पेस स्टार्टअप रिलायबिलिटी द्वारा किया गया था। यह रॉकेट 110 फीट लंबा, 7.5 फीट व्यास वाला 3D प्रिंटेड रॉकेट था। मीथेन से संचालित इस रॉकेट का 85% जो द्रव्यमान मिश्र धातुओं से 3D प्रिंटेड है। टेरॉन 1 लॉन्च की जाने वाली अब तक की सबसे बड़ी 3D प्रिंटेड संरचना है। ठीक है, आगे अगला टॉपिक है मेगाट्रॉपिक्स 1 का नियंत्रण पुनर्प्रवेश सफल। 7 मार्च 2023 को सेवा मुक्त किए गए मेगाट्रॉपिक्स उपग्रह का पृथ्वी के वायुमंडल में नियंत्रित पुनः प्रवेश सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। इसके बाद इस उपग्रह को प्रशांत महासागर में उतारा गया। उष्णकटिबंधीय मौसम और जलवायु अध्ययन के लिए इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी
के बीच एक सहयोगी प्रयास के रूप में उपग्रह को 12 अक्टूबर 2011 को प्रक्षेपित किया गया था। इसका प्रक्षेपण PSLV C-18 द्वारा किया गया था। मूलतः इस उपग्रह का जो जीवन काल है, मिशन लाइफ है, वो 3 साल है। तथापि यह उपग्रह 2021 तक उपयोगी आंकड़े उपलब्ध कराता रहा। इसरो ने इस उपग्रह को अंतरिक्ष के कचरे को कम करने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत पृथ्वी पर उतारा है। SSLV D2 US-07 मिशन 10 फरवरी 2023 को SSLV द्वितीय विकास सेकंड डेवलपमेंट फ्लाइट संपन्न हुई। इस मिशन को SSLV D2 US-7 मिशन नाम दिया गया था। मिशन के तहत SSLV D2 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र प्रथम लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया। मिशन के तहत SSLV के माध्यम से 3 उपग्रहों को उनकी अभीष्ट कक्षा में प्रक्षेपित किया है। US-07, जानुस 1, आजादी सेट 2। US इसरो द्वारा डिजाइन एवं विकसित भू प्रक्षेपण उपग्रह है। इस उपग्रह का वजन 156 किलोग्राम है। जानुस 1 एक औद्योगिक प्रदर्शक स्मार्ट उपग्रह मिशन है। यह अमेरिकी कंपनी एंटोरिस का उपग्रह है। जॉनस 1 10.2 किलोग्राम वजनी उपग्रह है। जॉनस 1 विश्व का प्रथम क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह है। आजादी सेट 2 चेन्नई स्थित भारतीय एरोस्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स इंडिया द्वारा निर्मित उपग्रह है। आजादी सेट इस उपग्रह का वजन 8 किलोग्राम है। विश्व में यह प्रथम अवसर था जब ग्रामीण पृष्ठभूमि से संबंध 750 छात्रों ने साथ मिलकर किसी उपग्रह का निर्माण में योगदान दिया। सभी महिला अवधारणा ऑल वुमेन कॉन्सेप्ट के साथ यह अपनी तरह का पहला अंतरिक्ष मिशन है, जिसका उद्देश्य STEM यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में महिलाओं को बढ़ावा देना है। अगला है अमीरात का चंद्र मिशन। 11 दिसंबर 2022 को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैंप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा अमीरात चंद्र मिशन का संयुक्त रूप से सफलतापूर्वक प्रेषण किया गया। चंद्रमा की सतह पर लैंड करने के लिए लक्षित यह पहला अरब मिशन था। इस मिशन के तहत राशिद रोवर को अप्रैल 2023 में चंद्रमा के उत्तर पूर्व स्थित एटलस क्रिएटर पर उतारा गया। कुर्सी के आकार के राशिद रोवर का जो वजन है वो 10 किलोग्राम है। राशिद रोवर को चंद्रमा की सतह पर ऐसे छोटे क्षेत्र पर उतारा जाना था जिसकी अभी तक भेजे गए किसी भी चंद्र अन्वेषण मिशन द्वारा अध्ययन या अन्वेषण नहीं किया गया हो। यह पूर्णतः 100% अमीराती इंजीनियरों के एक दल द्वारा UAE में डिजाइन एवं निर्मित किया गया था। इस मिशन द्वारा दुबई स्थित मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर ने जापान की एक निजी कंपनी की आई स्पेसिंग के साथ अनुबंध पर कुछ हस्ताक्षर भी किए। हालांकि लैंडिंग कुछ समय पूर्व हकूतो RM-1 लैंडर का संपर्क मिशन नियंत्रण से टूट गया और इसके फलस्वरूप अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह से टकराकर नष्ट हो गया। कितनी मेहनत करी इसमें, पर ये क्या हो गया, ये भी नष्ट हो गया। तो कुछ भी हो सकता है भाई, कितनी मेहनत करते हैं ये इसरो वाले, और उनका सफलता मिलती भी है, नहीं मिलती, वो अपने हाथ में नहीं है। ठीक है, हम तो करना चाहिए भरपूर जितना हो सके। नासा चंद्र मिशन पहली महिला अंतरिक्ष यात्री आर्टेमिस सेकंड नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का द्वितीय जो शेड्यूल्ड मिशन है। 1972 में अपोलो 17 के बाद चंद्रमा हेतु पहला जो मानव युक्त मिशन है। 3 अप्रैल 2023 को नासा ने आर्टेमिस सेकंड मिशन पर जाने वाले 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम घोषित किए। ये 4 अंतरिक्ष यात्री हैं डी रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना हेमकोच और जेरेमी की हसना। क्रिस्टीना कोच चंद्र मिशन पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी। और उल्लेखनीय है कि वर्तमान में क्रिस्टीना कोच के नाम अंतरिक्ष में किसी महिला द्वारा सबसे लंबी
एकल अंतरिक्ष यात्रा का जो रिकॉर्ड दर्ज है, यानी साथ ही वह पूर्णतः महिलाओं द्वारा की गई स्पेस वॉक में भी शामिल है। जारी आंकड़ों के अनुसार जैसे सबसे लंबा अरब अंतरिक्ष मिशन है ये अप्रैल 2020 में एनडीआरएससी ने सबसे लंबे अरब अंतरिक्षयान मिशन की घोषणा की। आईएसएस हेतु 6 माह लंबा यह मिशन 2 मार्च 2023 को लॉन्च किया गया। नासा के तत्वाधान से स्पेसएक्स क्रू 6 मिशन के अंग के रूप में एक अमीराती अंतरिक्षयान यानी सुल्तान अल नियादी यह दूसरा अवसर था जब अंतरिक्ष अन्वेषण हेतु यूएई द्वारा एक अमीराती अंतरिक्ष में भेजा गया। हुज्जा अल मसूदी अंतरिक्ष में जाने वाले यूएई के प्रथम व्यक्ति हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021 में यूएई अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम के अंतर्गत पहली महिला अरब अंतरिक्ष यात्री के रूप में नोरा अलमतरूशी का चुनाव करने की घोषणा की गई। तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी के बारे में आप देख लेते हैं। एरावत भारत का द्रुततम कंप्यूटर का मतलब है सबसे ज्यादा तेज सुपर फास्ट सुपर कंप्यूटर। द्रुततम 12 से 17 नवंबर 2023 के मध्य अमेरिका के कोलोराडो स्थित डेनवर में SC23 द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग नेटवर्क स्ट्रॉन्ग एनालिसिस का संपन्न किया गया। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान 14 नवंबर 2023 को विश्व के द्रुततम सुपर कंप्यूटर की 500 सूची जारी की गई। यह सूची का 62वां संस्करण है। इस नवीनतम सूची में अमेरिका के सुपर कंप्यूटर यानी फ्रंटियर को विश्व का सबसे ज्यादा सुपर कंप्यूटर द्रुततम सुपर कंप्यूटर दिया गया। वास्तव में यह विश्व का पहला एक्सास्केप सुपर कंप्यूटर है। इस सुपर कंप्यूटर की HPL यानी हाई परफॉर्मेंस जो लाइन पैक स्कोर है 1.194 एक्सफ्लॉप्स है। सुपर कंप्यूटर अमेरिकी स्थित ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी में स्थापित है। फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर हेवोल्ट पैकवर्ड एंटरप्राइज ऑपरेटर के प्रयोग से निर्मित किया गया है। यह सुपर कंप्यूटर एडवांस माइक्रो डेविड प्रोसेसरों से लैस है। आगे देखते हैं इसमें सूची में 500 सुपर कंप्यूटर में 5 सुपर कंप्यूटर जैसे फ्रंटियर है अमेरिका का है, ऑरोरा अमेरिका का है, ईगल अमेरिका का है, फगागो जापान का है, लूमी फिनलैंड का है। इनके 5 सुपर कंप्यूटर 3 अमेरिका के हैं, फ्रंटियर, ऑरोरा, ईगल और फुगागू जापान का, लूमी जापान वो फिनलैंड का। लूमी किसका? फिनलैंड का। फुगागू जापान का। टॉप 5 की जो नवीनतम सूची में भारत के 4 मतलब जो सुपर कंप्यूटर शामिल है, जिसमें सूची के अनुसार जो सीडेक पुणे में स्थित जो एरावत PSAI वर्तमान में भारत का सबसे द्रुततम कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है। यानी कि टॉप 25 की सूची में समग्र 90वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऐसे इसकी अधिकतम संसाधन की जो गति है वो 8.5 मेटाफ्लॉप है। एरावत PSAI सुपर कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमता से लैस है। इस कंप्यूटर को भारत सरकार के कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर राष्ट्रीय कार्यक्रम नेशनल प्रोग्राम ऑन AI के तहत स्थापित किया गया है। इसी के साथ उल्लेखनीय कि भारत द्वारा $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु नीति आयोग AI आधारित क्लाउडिंग कंप्यूटिंग अवसंरचना की स्थापना का सुझाव दिया गया है। इस क्लाउड कंप्यूटिंग अवसंरचना को एरावत यानी कि AI रिसर्च एनालिटिक नॉलेज एसिमुलेशन नाम दिया है। सीडेक पुणे में स्थापित परम सिद्धि AI यानी अधिकतम संसाधन गति 4.62 पेटाफ्लॉप्स को टॉप 500 की सूची में नवीनतम यानी 163वें स्थान पर रखा है। सीडेक पुणे में सिद्धि AI को भारतीय
देशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में स्थापित जो प्रत्यूष वो टॉप 500 की सूची में 201वें स्थान पर है। राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र नोएडा में स्थापित जो मिहिर सुपर कंप्यूटर को नवीनतम कंप्यूटर प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन प्रमुख कंप्यूटर कौन से हैं? जैसे परम कामरूप है IIT गुवाहाटी, परम आनंद है IIT कानपुर, परम पारोल NIT तिरुचिपल्ली, परम प्रवेगा ISC बेंगलोर, परम गंगा IIT रुड़की, परम शिवाय IIT VHE, परम शक्ति IIT खड़गपुर और परम ब्रह्म IISR पुणे और परम शक्ति JNSCAR जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान बेंगलुरु, परम संगठक IIT कानपुर और परम सिद्धि सीडेट पुणे। दक्षिण पूर्वी एशियाई की प्रथम हाई स्पीड रेल का अनावरण भी किया गया 2 अक्टूबर 2023 को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो द्वारा। दक्षिण पूर्व एशिया की जो प्रथम हाई स्पीड रेल का अनावरण किया किसने? जोको विडोडो ने, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। इंडोनेशिया ने दक्षिण पूर्व एशिया की जिस हाई स्पीड रेल का अनावरण किया है उसे बूश नाम दिया गया है। बूश का अर्थ है वक टू हेलमेट ऑपरेशनल सिस्टम हैबिट। इस परियोजना को मुख्य रूप से चीन द्वारा वित्त पोषित किया गया है। ध्यान रहे कि यह रेलवे परियोजना जकार्ता को पश्चिमी जावा प्रांत की राजधानी बांडुप शहर से जोड़ती है। ध्यान रहे कि इस हाई स्पीड रेल में विद्युत ऊर्जा के उपयोग से कार्बन उत्सर्जन कम किया जाएगा। बूसर की गति लगभग 350 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। ध्यान रहे कि वर्तमान में भारत में ऐसी कोई रेल संचालित कंपनी है जिसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार हाई स्पीड रेल के रूप में वर्गीकृत किया जा सके। वर्तमान में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना भारत में स्वीकृत एकमात्र हाई स्पीड रेल परियोजना है। इनमें सात हाई स्पीड रेल कॉरिडोर दिल्ली लखनऊ वाराणसी, वाराणसी पटना हावड़ा, दिल्ली जयपुर उदयपुर अहमदाबाद, दिल्ली लुधियाना चंडीगढ़ जालंधर, मुंबई नासिक नागपुर, मुंबई पुणे हैदराबाद, चेन्नई बेंगलुरु मैसूर। भारत का 23वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात स्थित काकरापार स्टेशन के लिए काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन सॉल्यूशन यूनिट की भारत सरकार भारत द्वारा क्षमता दावित भारी जलकर रिएक्टर। इस रिएक्टर का व्यावसायिक परिचालन 30 जून 2023 को हुआ था, जो अब अपनी तरह का पहला ऐसी स्वदेशी 700 मेगावाट वाली क्षमता का PHSBR इसे भारतीय वैज्ञानिकों के इंजीनियरों ने डिजाइन किया गया था। साथ ही जिसके घटकों में उपकरणों को निर्माण उद्यमों के लिए 31 अगस्त 2023 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत के पहले स्वदेशी यानी 700 MWE क्षमता वाले काकरापार परमाणु इकाई 3 अपनी संपूर्ण क्षमता फुल कैपेसिटी के साथ परिवहन प्रारंभ करती है। काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन भारत का 23वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इस संयंत्र का परिचालन प्रारंभ में जाने के बाद पृथ्वी की कुल नाभिकीय ऊर्जा क्षमता 7480 MeV तक पहुंचना है। उल्लेखनीय कि सरकार की काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन की पहली दोनों इकाइयों की क्षमता 220 MWE KPS4 जो कि वर्तमान निर्माणाधीन है 700 MW क्षमता। भारत का 6G अलायंस
3 जुलाई 2023 को दूरसंचार विभाग केंद्रीय संचार मंत्रालय 6G विभाग के गठन होने के नहीं बोला। B6GA एक ऐसी सहयोगी मंच है जिसके सार्वजनिक एवं निजी कंपनियां, शिक्षाविद, अनुसंधान संस्थान और मानव विकास संगठन B6GA के गठन का उद्देश्य अगली पीढ़ी की बेतार तकनीकी में नवाचार एवं सहयोग को बढ़ावा देना है। B6GA का अंतरिक्ष जो लक्ष्य है वो भारतीय स्टार्टअप्स, कंपनियों तथा विनिमय पारितंत्र को एक साथ लाकर एक समुद्र की स्थापना की जाती है जो कि भारत के 6G प्रौद्योगिकी डिजाइन या विकास एवं तकनीकी को संचालित करता है। 6G पर एक प्रौद्योगिकी नवाचार सूचकांक है PIG टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप ऑन 6G। इस समूह का उद्देश्य 6G के विजन यानी कि मिशन और सर्वाधिक विकास 6 वर्ष कार्यबलों में, इन 6 वर्षों में कार्यबलों में